पीएफआई पर हुई ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद आपके मन में कुछ सवाल जरूर आ रहे होंगे कि देश भर में पीएफआई पर इतना बड़ा एक्शन हो गया लेकिन कोई चू तक नहीं कर रहा है। दंगे कराने के लिए कुख्यात शाहीन बाग मॉडल से राजधानी दिल्ली को बंधक बनाने की ताकत रखने वाली संस्था पर केंद्र ने एक्शन लिया और कहीं से कोई आवाज तक नहीं आ रही है। किसी शहर में कोई विरोध नहीं, किसी मौलाना का कोई बयान नहीं, विपक्षी राजनीतिक दल भी मौन, मोदी विरोधी मीडिया भी एकदम शांत है। भारत जैसे देश में जहां कथित सेक्युलरिज्म के कीड़े ने लोगों को काट रखा हो, राजनीति में तुष्टीकरण की घुन लगी हो, वहां ये सब कैसे हो रहा है? तब सवाल तो पैदा होते हैं। लेकिन असल में जो हुआ है वो इतना साधारण नहीं था जितना अभी दिख रहा है। और ये एक 2 दिन की योजना नहीं थी, इसके पीछे एक लंबी प्लानिंग थी जिसकी भनक किसी को नहीं लगी और इतना बड़ा ऑपरेशन हो गया और कोई चू तक नहीं कर पाया। कैसे ये सब संभव हुआ और कौन कौन इस ऑपरेशन मिडनाइट का मास्टरमाइंड था, बताएंगे इस वीडियो में पीएफआई पर एक्शन की इनसाइड स्टोरी। नमस्कार, मैं हूं सुनील राउत और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। तारीख 22 सितंबर की थी और रात के करीब 2 बज रहे थे। देश की कई लोकेशंस पर अचानक ही पुलिस, एनआईए और ईडी की टीमें इकट्ठा होनी शुरू हो गई थी। उन्हें पता नहीं था कि कहां एक्शन लेना है, क्या करना है, लेकिन उन्हें इंतजार था अंतिम आदेश का। यह आदेश दिल्ली में एक कमांड सेंटर से मिलना था, जहां इस समय माहौल बड़ा ही गंभीर था। यहां गृह मंत्रालय, पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज, एनआईए और ईडी के बड़े बड़े अधिकारी बैठे थे और लगातार फोन पर निर्देश दे रहे थे। यह कमांड सेंटर अकेला नहीं था, पूरे देश में ऐसे 6 अलग अलग कंट्रोल रूम भी बनाए गए थे, जहां माहौल एकदम वैसा ही तनावपूर्ण था जैसा कमांड सेंटर में था। समय बीत रहा था, रात के करीब 3:30 बजते ही दिल्ली के कमांड सेंटर से एक आदेश आता है, गो अहेड। और इसी के साथ देश भर के 93 ठिकानों पर एकाएक हलचल होती है और शुरू हो जाता है ऑपरेशन मिडनाइट। इसके बाद क्या हुआ, यह सब आप लोगों ने मीडिया, अखबारों और संचार के अलग अलग माध्यमों के जरिए देखा भी है और जाना भी है। लेकिन यह क्या सब रातों रात हुआ? जी नहीं, इसके लिए आपको थोड़ा पीछे जाना होगा। तारीख 29 अगस्त। इस दिन गृह मंत्रालय में काफी चहल पहल थी क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई थी। इसके एक दिन पहले ही रात को अमित शाह गांधीनगर से लौटे थे। वे वहां पर नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के पहले कन्वेंशन में भाग लेने के लिए गए हुए थे। इस मीटिंग में एनआईए, ईडी, आईबी और रॉ चीफ मौजूद थे। इनके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण अधिकारियों को भी इस बैठक में शामिल होने के लिए बुलाया गया था। इस बैठक में अमित शाह अपने सचिव भल्ला जी के साथ मौजूद थे। भल्ला जी शाह को कुछ फाइल्स देते हैं, शाह उन पर सरसरी निगाह डालते हैं और कहते हैं ये सब ओके है। अब आगे कैसे एक्शन होगा इसका रोड मैप तैयार करिए और इसके लिए आपके पास सिर्फ 20 दिनों का समय है। इस नोट के साथ मीटिंग यही खत्म हो जाती है और मीटिंग के लिए अगली तारीख तय होती है 19 सितंबर। 19 सितंबर के लिए शाह के साथ मीटिंग के ठीक 5 दिन बाद कोची में पीएम मोदी आईएनएस विक्रांत देश को समर्पित करते हैं और इस कार्यक्रम के कुछ ही घंटों के बाद एनएसए अजीत डोभाल केरल के राजभवन में एक बैठक करते हैं। इस बैठक में केरल पुलिस के डीजीपी के साथ ही कई बड़े बड़े अफसर और कुछ महत्वपूर्ण आईएएस अफसर शामिल होते हैं। यहां क्या हुआ होगा, क्या प्लान बना होगा, उसका रिजल्ट कुछ हफ्तों के बाद दिखाई देने वाला था। इसके बाद उस तारीख पर आते हैं 19 सितंबर, जिस दिन गृह मंत्रालय में वो बैठक तय थी। उससे पहले हलचल शुरू हो गई थी। सारे विभाग यहां मौजूद तो थे ही, लेकिन एनएसए अजित डोभाल भी फोन पर मौजूद थे। यहां भी भल्ला साहब शाह को कुछ कागज देते हैं और उस पर अप्रूवल ले लिया जाता है। ऑर्डर्स मिलते ही गृह मंत्रालय में कमांड सेंटर बनाया जाता है। इसके साथ ही 6 बड़े शहरों में कंट्रोल रूम बनाने की शुरुआत हो जाती है। आदेश के हिसाब से सारे विभाग अपनी अपनी टीम बनाते हैं। इस बड़े ऑपरेशन में लगभग 250 अफसरों को भाग लेना था, जिनमें एनआईए,
ईडी और आईबी के लोग शामिल थे। इनके अलावा कई हजार सीएएफ के जवान और स्थानीय पुलिस के जवान भी इस ऑपरेशन में शामिल होने वाले थे। स्थानीय पुलिस के साथ तालमेल के लिए 4 आईजी, 1 एडीजी और 16 एसपी का एक अलग से दल बनाया गया। लेकिन गृह मंत्रालय से सख्त आदेश थे कि पूरे ऑपरेशन को गुप्त रखा जाए और इसकी जानकारी कहीं भी लीक ना हो। इसके बाद कमांड सेंटर अपने प्लान में जुट जाता है और वो तारीख आती है जिस दिन इसे अंजाम दिया जाना था। 22 सितंबर रात के 3:30 बजे इसी कमांड सेंटर से गो अहेड मिलते ही तैयार टीमें धड़ाधड़ चिन्हित ठिकानों पर दबिश देती है। पीएफआई के नेताओं और उससे जुड़े सदस्यों को यह बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि जिस रात वो चैन की नींद सो रहे थे, अगली सुबह उनके लिए इतनी खौफनाक होने वाली है। जब ये सब गहरी नींद में सो रहे थे तभी सारी टीमें वहां पहुंचती है और जब इनकी आंखें खुलती है तो सामने एनआईए, ईडी और सीएपीएफ के लोगों को देखकर उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। जहां ये टीमें दबिश दे रही थी वहां पहले से ही भारी पुलिस बल और सीएएफ के जवान बाहर तैनात थे। आसपास के इलाकों को पहले ही सैनिटाइज किया जा चुका था। इलाके में आसमान से ड्रोन निगरानी कर रहे थे और किसी भी तरह की आपात स्थिति में खबर सीधे कमांड सेंटर को भेजने के निर्देश थे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं जो अनपेक्षित हो, क्योंकि योजना बिल्कुल फुल प्रूफ थी और अधिकारी पहले से हर स्थिति के लिए तैयार थे। सुबह 4:30 बजे तक ये कार्रवाई पूरी हो चुकी थी। पीएफआई का पूरा नेतृत्व अब गिरफ्तार हो चुका था। अब उन्हें दिल्ली भेजने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। देश भर में ढेरों हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर और कॉन्वॉय तैयार थे इन कथित आतंकियों को इनके ठिकानों पर पहुंचाने के लिए। इन सब के दौरान सबसे कमाल की बात यह रही कि इतने सारे राज्यों में यह ऑपरेशन चला जिनमें कई राज्यों की सरकारों के केंद्र सरकार से रिश्ते बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। कई में तो खुलकर पीएफआई ऑपरेट करता है। पीएफआई के साथ लोगों का जन समर्थन भी था, फिर भी यह ऑपरेशन सीक्रेट रहा, इसकी भनक तक नहीं लगी। इतने बड़े एक्शन पर राजनीतिक पार्टियां भी मौन थी, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस कार्रवाई पर क्या बोले, कैसे इसका विरोध करे और क्या कहकर विरोध करे। इन सब के बीच पीएफआई के आतंकी हैरान थे कि इन्हें इस तरह पकड़कर ले जाया जा रहा है और कहीं कोई विरोध नहीं हो रहा है। क्यों कोई मजहबी हल्ला नहीं मचा रहा है? उनको चाहने वाले लोग पुलिस और सुरक्षा कर्मियों पर पथराव क्यों नहीं कर रहे हैं? कोई मौलाना भी क्यों इन्हें बचाने सामने नहीं आ रहा है? जिस पीएफआई कैडर के हौसले बुलंद हुआ करते थे, उन्हें लगता था कि वे कुछ भी कर ले, लेकिन उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता था। इनकी ये गलतफहमी भी इस कार्रवाई के बाद ध्वस्त हो चुकी थी। लेकिन सवाल फिर वही कि ये सब हुआ तो धार्मिक कट्टरपंथी मौलाना, धर्मगुरु सब चुप क्यों रहे? तो इसके लिए आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। तारीख 30 जुलाई, इसी दिन जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले अजित डोभाल ने एक इंटरफेथ पीस मीटिंग में हिस्सा लिया था। इस मीटिंग के बाद कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना भी की थी कि ये मौलानाओं के साथ मिल रहे हैं, ये खुद भी मौलाना हो गए हैं, मोदी सरकार की आइडियोलॉजी बदल गई है। लेकिन उस मीटिंग में क्या हुआ ये किसी को नहीं पता था कि यहां एक रेजोल्यूशन पास किया गया था, लेकिन उसमें क्या लिखा था शायद किसी ने ना पढ़ा ना समझा। इस रेजोल्यूशन पर एक नजर डालिए, सारा माजरा आपको समझ आ जाएगा और पता चल जाएगा कि पीएफआई पर हुए इस एक्शन के बाद भी इतनी चुप्पी क्यों है। अब आप कहेंगे कि इतना सब कुछ है तो इस संगठन पर अमित शाह या गृह मंत्रालय बैन क्यों नहीं लगा रहा है? सवाल मौजूद है, लेकिन इसका जवाब भी आपको मिल जाएगा। अगर आप शाह और मोदी की काम करने की शैली को समझेंगे तो किसी भी संगठन को बैन करना कोई हल नहीं है। सिमी को बैन किया गया तो पीएफआई पैदा हो गया, इसे बैन करेंगे तो कोई और संगठन बनकर तैयार हो जाएगा। जरूरत जड़ से बीमारी को खत्म करने की, और डोभाल उसी पर काम कर रहे हैं। पीएफआई ने समाज सेवा और राजनीति के नाम पर कई संस्थाएं बना रखी हैं जो मुखौटे का काम करती है, जैसे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय महिला मोर्चा, अखिल भारतीय इमाम परिषद, अखिल भारतीय कानूनी परिषद, रिहैब इंडिया फाउंडेशन, नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, सोशल डेमोक्रेटिक ट्रेड यूनियन जैसे एचआरडीएफ। अगर पीएफआई बैन हो जाएगा तो ये संस्थाएं अपना काम
चलाती रही। इसलिए इस संगठन की लीडरशिप को ही अंदर करके उन्हें अंदर रखने का इंतजाम किया गया है। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि पीएफआई की पूरी लीडरशिप अशराफ है और आतंकी घटनाओं को करने वाले, उसमें मरने वाले, सड़क पर हल्ला मचाने वाले ज्यादातर पसमानदा मुस्लिम हैं। अब जो लोग धरे गए हैं उनका बाहर निकलना बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि एनआईए ने 3 से 4 साल इस काम पर होमवर्क किया है, सबूत इकट्ठे किए हैं। ईडी के पास भी ढेरों सबूत है, कई सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के डिटेल्स है। एनआईए का कन्वेंशन रेट अगर हम देखें तो 93% से ज्यादा है। ऐसे में इन लोगों का छूटना लगभग नामुमकिन है। इस प्लान के सक्सेस को समझना है तो एक बार कश्मीर में अलगाववादियों के सफाई के एक्शन प्लान पर आपको नजर डालनी चाहिए, तो आप समझ जाएंगे कि कैसे इनका भी सफाया अजीत डोभाल करने वाले हैं। इसलिए जब पैसे पर ही प्रहार होगा तो बिना उसके लीडरशिप पीएफआई क्या और कैसे काम करेगा, ये बड़ा सवाल है। अब ये मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक है या नहीं, ये आप तय कर लीजिए, लेकिन आतंकियों के नेटवर्क पर ऐसी योजनाबद्ध कार्रवाई कि देश में कोई दंगा फसाद हुए बिना सब कुछ कर लेना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, वो भी ऐसे वक्त जब दुनिया भर में सरकारें ऐसे तत्वों के सामने सरेंडर की मुद्रा में हैं, चाहे इंग्लैंड हो, अमेरिका हो या फिर यूरोपियन कंट्रीज। ऐसे वक्त में भारत में इतना बड़ा ऑपरेशन बिना किसी हल्ला हंगामे और शोरगुल के खत्म कर देना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।